और यहां से अब अकॉर्डिंग टू संविधान शुरू होगा। अभी तक जो भी हम लोग पढ़ाई किए हैं वो यहां तक आने के लिए किए हैं। अब हम लोग यहां पहुंच गए, यानी हम लोगों ने देश को गुलाम से आजाद करा दिया, इस संविधान को बना लिया। इस संविधान को बनाने के लिए कहां कहां से क्या लिए उसके बारे में अध्ययन कर लिए। अब हम लोग आते हैं, ये जो हम लोग का भारत का संविधान है, अब देखिएगा, है ना। अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे। ये है भारत का संविधान, ओरिजिनल है ये। ओरिजिनल इन द सेंस, ओरिजिनल जो लिखा गया वो तो संग्रहालय में है, बाकी ये जो होता है इसी को ओरिजिनल बोला जाता है। ये बेयर एक्ट के नाम से जाना जाता है। आप लोग के लिए जरूरत नहीं है। हाँ, लॉ अगर कर रहे हैं, वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं तो जरूरी है, बाकी कंपटीशन के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से अब हम लोग, चूंकि पहले ही हम बता दिए कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, ये भी ध्यान में रखिए। हम लोगों ने देश को गुलाम भारत को आजाद करा के इस संविधान का निर्माण किया, देश को विभाजित किया, उसको स्वीकार किया, है कि नहीं है। उसके बाद जो संविधान बना उसका स्रोत क्या क्या रहा उसको हमने देखा। अब हम लोग आज से इस संविधान में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हम लोग प्रवेश करेंगे वैसे आपको दिखाई देगा प्रस्तावना, है कि नहीं है। तो हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, उद्देशिका या प्रस्तावना ये है। इसके बाद भाग शुरू होगा और अनुच्छेद, छोटा छोटा दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम समझ सकते हैं, है ना। लेकिन एक रफली आपको आइडिया लग रहा होगा कि हाँ स्टार्टिंग का पेज है जो किससे शुरू है, प्रस्तावना से। और ये है आपका अनुच्छेद भाग है ना। और यहां से मतलब व्यवहारिक बातों का अध्ययन करेंगे कि मान लिया गया बिहार को अगर दो भाग में तोड़ना हो, कैसे टूटेगा, तोड़ने का अधिकार कौन रखता है, उसको कहां कहां जोड़ना होगा, वो सब का हम लोग धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। फिर इस देश का नागरिक कौन होगा, है ना। फिर इस देश के लोगों को, यानी लोग, जब लोग बोले तो इसमें दोनों आएगा, नागरिक भी आएगा, गैर नागरिक भी आएगा। गैर नागरिक का मतलब जो इस देश का नहीं है, वो विदेशी है लेकिन यहां आके रह रहा है, तो वैसे लोगों को क्या अधिकार मिला हुआ है उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे मौलिक अधिकार के रूप में, है ना। ऐसे करते 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 हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और केवल अनुच्छेद नहीं पढ़ना है, ये ध्यान में रखिएगा। 10 अगर सवाल पॉलिटी से पूछता है ना तो मैक्सिमम 2 गो अनुच्छेद आता है, 8 गो एप्लीकेशन आता है ना। तो इसीलिए हम लोग एप्लीकेशन पे, मतलब उसका व्यवहारिक प्रयोग पे ज्यादा बोल देंगे। ये नहीं कि अनुच्छेद 1 से लेकर 395 को याद कर लीजिएगा तो 2 गो सवाल बनेगा, अब पहले यादो नहीं होगा, बात समझ रहे हैं ना। तो उससे 2 गो सवाल बनेगा डायरेक्ट अनुच्छेद से जो आता है। लेकिन उस अनुच्छेद का प्रयोग कैसे होता है, कहां कहां होता है, उसमें क्या कमियां है, क्या विशेषता है, तो अगर इसका अध्ययन कीजिएगा तो आपका 10 में 10 बनेगा। ठीक है। तो जैसा कि कोई भी फिल्म अगर शुरू होता है तो इंट्रोडक्शन से शुरू होता है कि नहीं है। देखिएगा, थोड़ा सा कास्टिंग वास्टिंग दिखाएगा, उसके बाद नामांकन करना शुरू करेगा, उसके बाद कहानी शुरू होता है। तो उसी तरह से हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, जब पूरा संविधान बना लिए तो बनाने के बाद उन्हें अपार खुशी हुई कि हम लोगों ने एक असंभव कार्य को किया है। क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि भारत में इतनी विविधता, खूब गहराई से सोचिए, समझिए, ये मत समझिए कि हम बच्चा है हमको नहीं समझ में आएगा। कुछ लोग हैं कि ना हमारा जरूरी नहीं है। ये 2 टाइप के लोग नहीं तरक्की करिएगा, आखिर कुछ जरूरी है तभी बता रहे हैं, इतना ध्यान में रखिएगा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। उतना ही समझदार रहते तो यहाँ आने की जरूरत क्या होती, आपको अब तक नौकरी में होते। तो इसलिए सोचिए कि सर के पास थोड़ा जो अनुभव है उससे हम कुछ सीख ले, है ना। आजकल का जो कंपटीशन हो गया वो पूरी तरह, एक बात जान लीजिए, ग्लोबल वे में जा रहा है, हाईटेक हो गया है, डिजिटल हो गया है। अब ये नहीं कह सकते कि कोई बच्चा अगर दिल्ली में रह रहा वहीं अच्छा परफॉर्म करेगा। एक गांव का भी बच्चा अगर सीरियस हो जाए ना, वो भी अच्छा तैयारी कर सकता है, क्योंकि मटेरियल की कमी नहीं है। अब कोई जरूरी नहीं है कि कोई चीज अगर हमको जरूरत है तो हम बाजार में जाके किताब खोजे, दिल्ली जाए, पटना जाए, कोई जरूरी नहीं। एक बार गूगल पे डालिए, सारा का सारा मटेरियल आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए कंपटीशन टफ होते जा रहा है और टफ होगा। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी और टफ होगा, क्योंकि हर लोग के पास संसाधन आ गया ना।
अब उसमें आपको बेहतर करना है। ये 2-4 साल समय है, कर लीजिए, वरना 5 साल के बाद समझिए कि न कहा जाता है बाय बॉर्न, मैंने जन्मे से समझिए कि लड़का ऐसा तूफानी निकलेगा, सब कयामत ला देगा, सब कंपटीशन बंद करवा देगा। देख लीजिएगा, जब पता चलेगा 100 में 100 सबको आ रहा है, किसको ले, नया रूपरेखा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि उतना तो सीट है नहीं जितना की जरूरत है लोग को। तो स्वाभाविक है कि 10% बच्चा तो भाई क्रीम होगा ही। किसी भी एग्जाम का 10% छोड़ दीजिए, 1 से 2% रिजल्ट ही आता है अपीयरिंग कैंडिडेट का, तो भविष्य बहुत खतरनाक होने वाला है कि नहीं है? तो हम लोग का जो पीढ़ी है अभी तक का, हम लोग ठीक है, आराम से पढ़े हैं, खेले हैं, कूदे हैं, मन किया पढ़े हैं, नहीं किया नहीं पढ़े, किताब का मुंह ले नहीं देखे हैं। तो ये समझिए कि लास्ट पीढ़ी अब चल रहा है 2-4 साल। उसके बाद जो आने वाला, आप सोचिए ना, अपने ही बेटा को, अपनी बेटी को आप कैसे पढ़ाइएगा? अच्छा थोड़े इसको गुल्ली डंडा कहिएगा, जो खेल सरकारी स्कूल में पढ़ कल के पानी पी, कबड्डी खेल, हमने कहेंगे ना पढ़े, कोई नहीं स्कूल खेलने लगनी क्रिकेट। तो आप अपने बच्चा को हाईटेक पढ़ाई करवाइएगा, तो सोचिए वो बच्चा जब आगे जाएगा तो खतरनाक होगा कि नहीं होगा? वही चीज हम आपको एहसास दिला रहे हैं कि जो 2-4 साल 5 साल का समय है, इसमें नौकरी लेना है ले लीजिए, वरना आप सोचिएगा कि आपका जूनियर पता चलेगा आपसे आगे निकल गया। जो अभी मैट्रिक नहीं किया है, 5 साल बाद वो मैट्रिक इंटर कर लेगा, पता चलेगा उसका नौकरी हो गया, आप ताकिए रहे हैं, क्योंकि उस सबका पढ़ाई का स्टाइल बदल गया, सारा स्कूल का सिस्टम में बदल गया। इसीलिए खूब ध्यान से समझ के पढ़िए। ये हम इतना जरूर कहेंगे कि आप लोगों को बहुत बड़ा भाग्य है, एक ऐसा गुरु मिला है जो आपके रंग में रंग जाता है, आपको जैसे समझते हो वैसे समझाते हैं। कोई प्रोफेशनल इरादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम आपको कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप पैसा दे दिए, हमको जैसा मन करे वैसा पढ़ा सकते हैं, तथ्य लिखा के छोड़ देंगे, कहेंगे कोर्स कंप्लीट हो गया। लेकिन आप लोग के चेहरे की तरफ देखते रहते हैं, जब तक सबके चेहरे पे संतुष्टि नहीं झलकता है आगे नहीं बढ़ते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि क्लास का काम क्लास में हो, और उससे रिलेटेड दिल्ली में बच्चा रह रहा हो, उससे अगर सामना आपका हो तो कहीं से आप अपने आप को कमजोर फील नहीं कीजिए, नहीं कीजिएगा। अभी तक पढ़ा दिए है ना, कोई दोस्तवार और दिल्ली में आवे तो बैठ के डिस्कशन करी, लागे कि कमजोर बानी तो फिर आई हमारे पास कहीं सर थोड़ा गड़बड़ है ना, इसीलिए कॉन्फिडेंस बनाइए। ध्यान दीजिए, तो जब पूरा संविधान तैयार हो गया तो संविधान सभा की खुशी देखने के लायक थी। वो लोग अपने शुभचिंतक को, मित्र को देते थे कि देख भाई हम लोग संविधान बनाए हैं, जैसा कहानी आपको बताए थे। तो ये बताइए, इतना विश्व का सबसे बड़ा संविधान, और इसकी भाषा जो है जैसा आपको बताया था इतनी जटिल है, शुद्ध हिंदी है। तो ये सब लोग को समझ में, हम लोग शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, हम लोग खिचड़ी बोलते हैं, और खिचड़ी समझते भी हैं। अब ये किसी को दिया जाएगा, वो पूरा पढ़ेगा तब ना उसको पता चलेगा कि हाँ भाई बहुत बढ़िया है कि खराब है। तो किसी को दिया जाता था, लेके रख लेता था, हाँ ठीक है हम पढ़ेंगे। तब संविधान सभा भी थी, तो उसने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे नहीं पता। और दूसरी बात यह प्रॉब्लम हुई कि सब बात आप एक दिन में बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आज बैठ करके, मान ली 1950 में बैठ करके 2020 में कैसा दुनिया होगा, आपको क्या पता है? आप एक सामान्य बात ही ना कह सकते हैं कि हाँ हम इंसान है तो हमें भूख लगेगा, ये नेचुरल है, उस पर आप कानून बनाइए, कभी गलत नहीं होगा। लेकिन आप कहिएगा कि आज हम जो कपड़ा पहन रहे हैं, मेरा आने वाला पीढ़ी वही कपड़ा पहनेगा, आज हम जिस स्टाइल में पढ़ रहे हैं मेरा आने वाला पीढ़ी उसी स्टाइल में पढ़ेगा, ये कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। तो फिर हुआ कि मान लिया उस तरह का विवाद उत्पन्न हो जाए कि जो बात संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान, देखिए हम लोग के गार्जियन बहुत बात हम लोग को नहीं कहते हैं, कि थोड़े कहते हैं कि जा बउआ हुआ प्रेम करिए, पढ़िए मत, वो नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं बोलेंगे, इशारा भी नहीं देंगे, क्योंकि उनको भी एक शर्म है अंदर, और अपने बेटा पे उनको विश्वास है। कम शब्द में वो ऐसा बात बोल देंगे कि आपको सोचने पे मजबूर हो जाइएगा। जैसे मेरे दादा बहुत खतरनाक हैं, है ना, वो हमको बोले थे जब हम BHU में जा रहे थे, तो बहुआ शराब शबाब कबाब से दूर रहिए, तभी विद्यार्थी जीवन सफल हुई। और सही बताया, उस समय तक हमको इस तीनों में से एक अर्थ पता था, बाकी का 2 का अर्थों नहीं पता था। और मर्द कान में ऐसा मंत्र हमरा फूके कि हम BHU में गए तो कहो सीनियर से पूछे कि भाई एक मतलब क्या होला, तो जाने के बुढ़वा बड़ा खतरनाक भाई, देखो तो कान में हमरा का मंत्र फूकलक, लेकिन आज ले नहीं भूलाए हम। दादाजी का हम बात करें, मेरे दादाजी मेरे कान में मंत्र फूके जब ट्रेन पर चढ़ने जा रहे थे, जा तरह जा मन से पढ़ियो,
तीन गो चीज से विद्यार्थी जीवन में दूर रहिए, शराब, शबाब, कबाब। समझ रहे हैं? तो शराब का तो नाम सुने थे, लेकिन उस शबाब और कबाब, हम लोग ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं कि गार्जियन थोड़ा टाइट बहुत। तो हम बीएचयू में गए, सीनियर से जब कहे कि एकर मतलब का होता, तब वो समझाएं कि ओ हमको बुढ़वा पर खींच भी बह रहा कि देखो तो बाबू हमर कैसन बात कहले, मतलब हम आपके कितना गलत सोचेला हमारे बारे में, खराब लागल हमरा। तो उन्होंने बेचारे क्या किया, उन्होंने 3 शब्दों में मेरे पूरे कैरेक्टर को बांधने का कोशिश किया। अगर आप इससे दूर रहिएगा तो भी आप अपने मंजिल को पाइए। तो वही काम गार्जियन करता है। आप भी चले होंगे तो इतना जरूर बोले होंगे, बउआ तू घर के इज्जत बाड़ा, तोरे पर सारा उम्मीद बा। अब हो गया ये 2 शब्द, इज्जत बाड़ा उम्मीद, इज्जत और उम्मीद बड़ा खतरनाक शब्द है। इज्जत बाड़ा माने कुछ गलत मत करिए का, लड़की लोग को अक्सर प्रयोग किया जाता है। और उम्मीद बाड़ा तो कहे का मतलब बाकी खूब कमाइया तनी तो हमनियों के बुढ़ाड़ी में सुख हो। अब वो थोड़े बोले कि अब जाइए तो तू रघुनाथपुर में रूम लियो कि कहाँ लियो, केकरा से पढ़ियो, कौनी बेरा खाना बनइयो, केकरा से फोन पर बतियो, ये सब कुछ नहीं बताएंगे वो। लेकिन अगर आप इस तरह का कार्य कीजिएगा तो आपको आपके गार्जियन का याद आएगा कि नहीं आएगा? उन्होंने तो कहा नहीं था कि फोन पे तू मत बतियाइयो, और जब आप बतियाइएगा 2 घंटा बाद, अचानक 2 घंटा के बाद आपको एहसास होगा कि भाई गलत करता नहीं, गार्जियन का हमारी इज्जत चल जाए, होगा कि नहीं होगा? तो उन्होंने तो कहा नहीं, लेकिन तो इसको बोलते हैं भावना। इसको क्या बोलते हैं? भावना। कि मान लिया गया कोई ऐसी समस्या आ जाए और उस समस्या का समाधान डायरेक्ट लिखित नहीं है संविधान में, तो हुआ कि कुछ ऐसा बात लिख दिया जाए जिससे लोग या न्यायपालिका या संसद अर्थ निकाल ले कि हम लोग चाहते क्या थे, है ना? तो इन्हीं उद्देश्य से संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा गया है कि जब भी कभी ऐसा लगे कि संविधान में इसका जवाब नहीं है या भाषा अस्पष्ट है, बात क्लियर नहीं हो रहा है, तो एक ऐसा बात रख दिया जाए कि ऐसे कि जब भी जरूरत हो इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि संविधान सभा क्या चाहती थी। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान का सारांश कहा जाता है ना? इसको उद्देशिका भी कहा जाता है कि हम लोग के उद्देश्य क्या है। हम लोग इस देश का हर लोगों का विकास करना, लोगों के बीच समानता का व्यवहार करना आखिर उद्देश्य है ना। तो इसको कैसे व्यवहारिक रूप में परिणत किया जाए, प्रस्तावना का एक एक शब्द एक बार जान लीजिएगा। सुभाष कश्यप लिखते हैं अपनी किताब में, हमारा संविधान उनके किताब का नाम है, कि प्रस्तावना का एक एक शब्द चित्र है, और निर्जीव चित्र नहीं है, सजीव है, जो बोलता है, एक कहानी कहता है। ध्यान से सुनिएगा यूपीएससी वाले, प्रस्तावना का एक एक शब्द चित्र है, चित्र जो बोलता है, एक कहानी कहता है। किस चीज का? त्याग का, तपस्या का, बलिदान का, है कि नहीं? जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी सीना पे गोली खाने को तैयार थे कि नहीं हम अपने मुल्क को आजाद करके छोड़ेंगे, तो उनके वजह से ना आज हम लोग आजाद हैं। तो उन लोग इस आजाद भारत में क्या चाहते थे, उनका वही भावना जो है इस प्रस्तावना में शामिल है। बात समझ में आ गया? और जहां भी लगे कि संविधान मौन है, चुप है, अस्पष्ट है, नहीं लिखा हुआ है, वहां पे क्या स्रोत लेना चाहिए? प्रस्तावना के लिए। इसको एक बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा चाहते वो क्या थे। क्योंकि हम फिर कह रहे हैं 1950 में बैठ के 2020 या 2120 का कल्पना आप नहीं कर सकते हैं दुनिया कहां से कहां रहेगी, लेकिन इतना तो रहेगी कि हाँ एक रिलेशन तो रहेगा, एक देश तो रहेगा। उस देश में लोग होंगे, उनकी इच्छाएं होंगी, महत्वाकांक्षाएं होंगी, उनकी जरूरतें होंगी, वो तो नहीं खत्म होने वाला है ना। तो वो मेन बात हो गया। लेकिन उसके इर्द गिर्द का बात जो है, बहुत ऐसा बात जो प्रस्तावना में शामिल, संविधान में शामिल नहीं है, उसको आप प्रस्तावना के माध्यम से क्लियर कीजिएगा। यही यूपीएससी का सवाल है। कह देने से नहीं ना होता है कि हम डीएम का तैयारी करा रहे हैं, प्रस्तावना क्या है 2 लाइन बोल नहीं खड़ा नहीं हो सकता है। प्रस्तावना का महत्व तो पूछेगा, है ना? यूपीएससी वाले लिख लीजिए क्वेश्चन, आप लिख के दिखाइएगा, मुख्य परीक्षा का सवाल है, प्रस्तावना का क्या महत्व है कि नहीं? अब हम समझा रहे हैं और भी नोट्स में है, यही लिखिएगा कि सीधे सुभाष कश्यप से शुरू कीजिएगा। महत्व वहीं से ना पता चलता है कि प्रस्तावना का एक एक शब्द चित्र है,
जो बोलता है, कहानी कहता है। किस चीज का कहानी? त्याग, तपस्या, बलिदान। किसके त्याग, तपस्या, बलिदान? स्वतंत्रता सेनानियों के। यानी स्वतंत्रता सेनानियों की क्या चाहत थी, क्या भावनाएं थी, उन सारी बातों का समावेश किसमें है? प्रस्तावना में है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, फिर दूसरे पैराग्राफ में आइएगा, लिखिएगा 1950 में बैठ करके 2020 या 2120 के लिए कोई संविधान अगर लिखा जाए तो ये क्लियर है कि वो संविधान अधूरा है, सक्सेस हो ही नहीं सकता है। क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, जरूरतें बदल रही है, लोगों का रिलेशन बदल रहा है, उम्मीद बदल रहा है। तो फिर समय के हिसाब से ये संविधान जो है क्या हो जाता? व्यर्थ सिद्ध होने लगता। किंतु हमारा संविधान व्यर्थ का संविधान नहीं है, क्योंकि जहां भी संविधान की भाषा अस्पष्ट है वहां हम लोग प्रस्तावना का सहारा लेते हैं। इस रूप में प्रस्तावना का महत्व सदैव हमेशा है ना। ऐसे करके लिखिए, लास्ट पैराग्राफ में लिख दीजिएगा, यह प्रस्तावना पूरे संविधान का सारांश है कि नहीं है? तो ऐसे करके लिखिएगा तो नंबर कैसे नहीं आएगा। कितना आप समझने को तो धीरे धीरे समझ में आएगा, घबराइए नहीं। अभी 1.5 साल हमारे साथ रहना है, 1.5 साल में आप लोग को हम निश्चित जो चाहत लेके बैठे हैं पूरा कर देंगे। बस आप मेरे कदम से कदम मिला के आप भी मेहनत करते चलिए। अब आते हैं हम लोग पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई क्वेश्चन बैंक लाए हैं क्या? पहले हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, तब आपको इसका समझ में आएगा महत्व कि कितना खतरनाक सवाल पूछता है। हलाई लेके आइए, हलाई हो गया, बैठी बैठी यहीं पे आगे मिल गया। एसएससी वाला भी लाइए, ये आईएसपीसीएस का क्वेश्चन बैंक है ना। एकदम यहां से आपको बहुत अच्छे तरीके से सवाल मिलेगा। सवाल हम पढ़ रहे हैं, खाली अभी पढ़ाए नहीं है, फिर भी पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको लगे कि ये टॉपिक को पढ़ना हम लोग के लिए कितना जरूरी है। देखिए आईएएस 1997 का क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन। इसमें पूरा संविधान प्रस्तावना लिख दिया है, नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। तो अगर आपको प्रस्तावना नहीं याद है तो फिल इन द ब्लैंक्स कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। और सवाल दिखाते हैं। संशोधन से संबंधित सवाल है कि प्रस्तावना में कितनी बार। उसके बाद ये देखिए एक सवाल बीपीएससी का सवाल है, कितना खतरनाक सवाल है, सुनिएगा। दे दिया है प्रस्तावना का शब्द, अब बोला है कर्मानुसार सजाइए। सारा शब्द सही है, लेकिन जिस शब्द में अक्षरशः लिखा गया है प्रस्तावना में, उस शब्द के हिसाब से सरियाना है। देखिए वो टीचर ही सफल होता है, वो टीचर ही महान होता है जो डेली अध्ययन करता है। अप टू डेट नहीं रहिएगा ना, बच्चा को कभी आप नहीं पढ़ा पाइएगा। इतना तेजी से बदल रहा है ना पैटर्न, आपके सामने है, देखिए। और बताते इसमें, देखिए ये भी देखिए, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, सही शब्दों को कर्मानुसार सजाइए। 4 को मात्र शब्द दे दिया, चारों शब्द प्रस्तावना में है, लेकिन पहले कौन है, ओकरा बाद कौन है, ओकरा बाद कौन है, ओकरा बाद कौन। बात इतना देख के आपको ये निष्कर्ष निकला होगा कम से कम कि एकरा के हमरा रट्टा मारे के पड़ी, क्योंकि रट्टा ना मारे तो हमरा पूरा प्रस्तावना समझ में मने सही से सब जवाब हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन मेरा शुरू से नारा रहा है, रट्टा मारने से याद होगा क्या? नहीं याद होगा। ये हनुमान चालीसा नहीं है कि डेली हम एक बार पढ़ेंगे, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। अप्रोच कहां से पढ़िएगा? अच्छा चीज तो याद ही नहीं रहता, ये तो इतना टफ है कि दिमाग खराब हो जाएगा। फिर भी हम आपको क्लास भी याद करा देंगे। कौन टेक्निक से याद कराएंगे वो अलग मैटर है, वो अब समय आएगा देखिएगा, ठीक है। तो यानी कि आप बात समझ रहे हैं ना, प्रस्तावना का एक एक शब्द कर्म देखना है, उसका अर्थ देखना है। जैसे मान लिया पूछ दे कि गणतंत्र जो प्रयोग किया गया उसका क्या मतलब है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है। लड़की मत सुट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है कि नहीं है। कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब है, समाजवाद का क्या अर्थ है, सब पूछा हुआ सवाल है आपके सामने क्वेश्चन में। तो ये आपको समझने से होगा कि नहीं होगा। तो पूरा एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज पूरे संविधान को याद करा देंगे, और वो भी कर्मानुसार। निंदों में कोई पूछेगा तो कोई ना, ई पहले ही बाद ही हो, ऐसा टेक्निक हम बताएंगे आपको एकदम, और एक एक सवाल आपसे बनवाएंगे, ठीक है। तो चलिए परिचय तो हो गया। ये प्रस्तावना जो है विश्व में सबसे पहले जो है, निकालिए अपना अपना नोट्स निकालिए, अमेरिका के संविधान में है ना शामिल किया गया था। उसके बाद विश्व के कई देशों ने इसको अपनाया, जिसमें से भारत भी एक देश है। चलिए अपना अपना नोट्स निकालिएगा। विश्व में सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रस्तावना को, अमेरिका।
उसके बाद से विश्व के कई देशों ने इस चीज को नकल किया, भारत भी नकल किया, हम लोग ने भी प्रस्तावना को अपने संविधान में जगह दिया है। अपना अपना नोट्स निकालिए, चलिए भरिए, परिचय पहले भर लीजिए, फिर आते हैं आगे। विश्व में सर्वप्रथम डैश के संविधान में, कहां के संविधान में? अमेरिका। विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना सम्मिलित किया गया था। तदुपरांत माने इसके बाद कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिसमें भारत भी एक देश है। ध्यान से समझिएगा, कोई शब्द का अर्थ नहीं पता चले बिल्कुल टोक दीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का सारांश, दर्शन और आदर्श है। अंडरलाइन कीजिए, प्रस्तावना क्या है तो बोलिएगा संविधान का सारांश है, दर्शन है, ये आदर्श है। प्रस्तावना का एक एक शब्द चित्र है, चित्र जो बोलता है, एक कहानी कहता है। किस चीज का? तो त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी। बेरूबाड़ी यूनियनवाद में, अब सुनिए, ये केस का नाम है। क्या है ये? केस। सुप्रीम कोर्ट में केस होता है ना, वाद का मतलब होता है केस, वाद। जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में, है ना, धीरे धीरे अब आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। तो ये केस का नाम है, आपको लॉ नहीं करना है इसलिए इस केस के पीछे नहीं पड़िए। हाँ, इस केस से रिलेटेड कोई डिसीजन अगर आया है और वो हम लोग के प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है तो उसमें जानेंगे हम लोग, है ना। खाली एक शब्द ध्यान रखिएगा, बेरूबाड़ी का मतलब वो केस, बेरूबाड़ी जगह है, बेरूबाड़ी क्या है? जगह का नाम है। और वहीं से वहां केस हुआ था इसको लेकर के, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया, सर्वोच्च न्यायालय का एक एक डिसीजन जो होता है संविधान का अंग होता है, ठीक है ना। तो उसको आप अलग करके नहीं रखिएगा। हो सकता है यूपीएससी में सवाल डाल दे, जनरल में नहीं डालेगा, लेकिन यूपीएससी में डाल दे कि बेरूबाड़ी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के संबंध में क्या कहा है, तो आपको यह जवाब देना होगा, ठीक है। तो बेरूबाड़ी यूनियनवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट एवं संदिग्ध है, वहां संविधान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, एवं काट दीजिए, स्पष्ट करने के लिए किसका सहारा लिया जा सकता है? माने जहां भी लगे कि संविधान में ई बतवा के जवाब नहीं के हो, का करल जाओ कि अब आगे का रास्ता तय हो को, तो वहां प्रस्तावना का सहारा ले लीजिए। तो यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किस केस में? बेरूबाड़ी केस में। किस केस में? बेरूबाड़ी केस में। यूपीएससी बीपीएससी वाले ध्यान दीजिएगा, VVI है। बेरूबाड़ी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के संबंध में क्या कहा? तो कहा कि जहां पर संविधान की भाषा डाउटफुल है, वहां पे हम लोग किसका सहारा ले सकते हैं? प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। कंटिन्यू। प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस दिशा में जा रहे हैं का उल्लेख है कि नहीं? औपनिवेशिक शासन माने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जिन आशाओं एवं आकांक्षाओं को संजोया गया था, उसी की अभिव्यक्ति प्रस्तावना में हुई। अभी समझा रहे हैं ना कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो सोच करके अपना जान कुर्बान कर दिए, उसी का ना अभिव्यक्ति प्रस्तावना में है। अगर उन्हें पता होगा, अगर वो सोचते कि भारत जब आजाद हो जाएगा तो उनके साथ, उनके परिवार के लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा, किसी खास वर्ग को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनके बच्चा को नौकरी नहीं दिया जाएगा, उनका बच्चा भूखे मरे फिर भी सरकार ध्यान नहीं देगी, तो काहेला अपन जान देने जाते? वो जान किस लिए दिए कि एक हमारा अगर जान कुर्बान हो जाए तो हमारे आने वाली पीढ़ी को तो उसका अधिकार मिल जाएगा, उसका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, है कि नहीं है? तो इसी को बोलते हैं स्वतंत्रता सेनानियों का एक उद्देश्य था, एक इच्छाएं थी, और उसी इच्छा को ध्यान में रख करके हम लोग क्या किए, वो लोग क्या किए, जान दे दिए, है ना। तो उन्हीं का अभिव्यक्ति है। कंटिन्यू। इस प्रकार भारत का संविधान जो है किसी वाद या विचारधारा, है ना, से जुड़ा विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दर्शन का अनुयायी नहीं, वरन भारतीयों के मानस माने दिमाग, आशाओं एवं आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। भारत के संविधान की आस्थाएं, आधारभूत मूल्य तथा सिद्धांत व्यवहारोपयोगी है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि प्रस्तावना जो है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पहला लाइन इंपॉर्टेंट था, विश्व के किस देश में सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया? अब ये लास्ट पैराग्राफ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना को सबसे पहले या सबसे बाद में जोड़ा गया? संविधान में। अरे समय के हिसाब से सबसे पहले जोड़ा गया था कि सबसे बाद में? सबसे अंत में जोड़ा गया। जब पूरा संविधान तैयार हो गया ना,
ओकरा बाद जब हुआ कि भाई एमे कुछ ऐसा रहे के चाहिए कि जब पढ़ के लोग समझ जाए, तो सबसे अंत में सबसे पहला पेज पे जोड़ा गया। बात ध्यान से, पेज नहीं पूछता है कि प्रस्तावना संविधान में कहां है, तो सबसे पहले है। कब जोड़ा गया, सबसे अंत में। जोड़ा शब्द आए ना, कब जोड़ा गया, सबसे लास्ट में जोड़ा गया। तो हुआ कि काहेला अलग से कोनो प्रस्तावना लिखल जाओ। इतना सुंदर तो 11 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान नहीं, 11 नहीं 13 दिसंबर, सॉरी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था ना। बोला कि भाई इतना सुंदर था, उसी को रख लिया जाए, क्योंकि वो उद्देश्य हम लोग का आज भी है, खत्म थोड़ी हुआ है। तो इसीलिए प्रस्तावना का आधार क्या बना, तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष को प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। याद आ रहा है ना, सब कहानी हो चुका है ये सब, है ना। तो वही प्रस्तावना बाद में उसी को संविधान में जगह दिया गया। किस रूप में, प्रस्तावना। ये कई बार सवाल पूछा गया है कि प्रस्तावना जो है वो उसको किसके आधार पर जोड़ा गया, तो पंडित नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को ही बाद में प्रस्तावना बना के संविधान में जगह दिया। चलिए भरिए। यह प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष को तारीख को 13 दिसंबर 1946 को रखा था और संविधान सभा द्वारा इसे पास कब किया गया था, वेरी गुड, 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था। चलिए, तो ये इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन से आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, जनरल कंपटीशन वालों के लिए 3-4 सवाल मिला है। विश्व में सबसे पहले किस देश में, अमेरिका में प्रस्तावना का आधार क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, नेहरू जी ने। कब प्रस्तुत किया, वो कब पास हुआ, है ना, याद रखिएगा। अब चलिए एक बार हम प्रस्तावना पहले पढ़ देते हैं, है ना, घबराइएगा नहीं। आपको हम बोल दिए पहले ही कि आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है। प्रस्तावना याद कैसे रहेगा वो हमारा जिम्मेदारी है, लेकिन एक बार हम इस प्रस्तावना को जरूर पढ़ेंगे ताकि आपको लगे कि यही प्रस्तावना का एक एक शब्द हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में, है ना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्म अर्पित करते हैं। यहां तक पंडित जी को मंत्र पढ़ यही ना फील हुआ होगा, कोई बात नहीं, ऐसे आपको भी एक दिन याद हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। चलिए अब इसको याद कैसे करें, है ना। तो याद करने का एक सबसे, हम लोग के स्टूडेंट लाइफ में भी सवाल खूब आता था, तो हम लोग इसको याद करने में भाई भागते थे। अब देखते थे कि हर बार यूपीएससी पीटी डाल दे रहा है एगो क्वेश्चन, जानबूझ के गलती करना होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं इसे जब आएगा तो कहे ना करके कौन उपाय लगा के व्यवस्था कर दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सब अपना सर्किल में है, जब आ रहा है तो आएगा, इसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि सवाल ऐसा ऐसा होता है कि सुनल ना रहेला, कम से कम ये तो सुनल बा, जानल पहचानल बा, याद नहीं के रहा। तो उसका टेक्निक आप लोग लिखे, हेडिंग सॉरी नोट्स तो ही है ना, हाँ नोट्स में तो है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए लिखा गया होगा प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द। अब आपसे हम सवाल करेंगे और उस सवाल का केवल आपको जवाब शब्दों में देना है। जैसे पहला शब्द लिखा हुआ है हमारा देश, तो हमारा देश कैसा है, तो एक बात जान लीजिए, कोई भी देश या राज्य बनता कब है, राज्य बनने के कितने तत्व होते हैं, पढ़ाए हुए हैं, 4 गो तत्व होता है। कौन कौन याद आ रहा है? सबसे पहले
भूभाग। अरे कोई क्षेत्र को अगर राज्य बनाना है, राज्य का मतलब बिहार से मत लीजिएगा, देश से लीजिएगा। हम फिर कह रहे हैं वैधानिक शब्दों में, वैधानिक कानूनी लीगल शब्दों में राज्य देश को कहते हैं। जो हम लोग राज्य बोलते हैं ना, वो ओरिजिनल में प्रांत है। वो क्या है? प्रांत है। तो फिर राज्य क्यों प्रयोग किए? व्यवहारिक रूप में करते आ रहे हैं, लेकिन लीगल रूप में बिहार राज्य नहीं है, भारत राज्य है, जिसको हम लोग देश समझते हैं। तो किसी भी क्षेत्र को राज्य या देश बनने के लिए 4 तत्व की जरूरत पड़ती है। वो 4 तत्व ध्यान से रखिएगा, फिर परीक्षा में पूछता है वो 4 तत्व क्या है। तो सबसे पहले एक क्या होना चाहिए? एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। अब वो भूभाग हो, वो में खाली पानी हो तो राज्य बन जाएगा। वो भूभाग हो खाली पर्वत हो, राज्य बन जाएगा। जंगल हो, अरे वहां पे कुछ लोगों का होना जरूरी है। क्या? वहां पे कुछ लोगों का होना जरूरी है। यानी दूसरा तत्व क्या हो गया? जनसंख्या। और उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक सरकार का होना जरूरी है। अगर सरकार नहीं रहेगा तो अपने में मुड़ी फुटबॉल खेल के राज्य विनाश कर देम, खत्म कर देम सर। इसीलिए हॉब्स कहता है मनुष्य पैदाइशी खराब जालिम आदमी होता है। हॉब्स एक विद्वान का नाम है, जानना चाहिए। हॉब्स की पुस्तक है प्रिंस, परीक्षा में आप लोगों को पूछता है ना, प्रिंस, मुझे सॉरी मैकियावेली का है। हॉब्स का है लेवियाथन। हॉब्स की पुस्तक का नाम है लेवियाथन, और उसमें उन्होंने जो वर्णन किए, सब सवाल आपके एग्जाम में आता है, इक्का दुक्का आता है, कभी कभार आता है, जो हम चर्चा करने के दौरान बता देंगे। और ऐसे शब्द बोले ना तो चुपचाप कॉपिया पर लिख लीजिए, हॉब्स लेवियाथन, सर बोल अरे लिख ले, चल आई, है ना। हॉब्स की पुस्तक का नाम क्या है? लेवियाथन, है ना। और एक मैकियावेली साहब हैं, उनकी पुस्तक का नाम है प्रिंस, द प्रिंस। ये सब धीरे धीरे आप लोग चर्चा करते करते अपने ये सब एक्स्ट्रा जो नॉलेज है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो हॉब्स क्या कहता है मनुष्य के बारे में, जानिए। ये सरकार की जरूरत क्यों पड़ी, इसको लेकर हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। हॉब्स कहता है कि मनुष्य पैदाइशी खराब आदमी है, अपना भाषा में समझा रहे हैं। नरक है, उसको छोड़ दिया जाएगा ना तो राक्षस से ज्यादा खराब प्रदर्शन करेगा। जानवर है, ईर्ष्यालु है, महालोभी है, लालची है, वासना से वशीभूत है, हॉब्स कहता है। तो जब वो लिख रहे थे ये किताब, तो लोगों ने आलोचना की, आप कैसे कह दे सकते हैं वो हॉब्स भाई कि मनुष्य इतना खराब है। तो हॉब्स जानते हैं ऐसा जवाब दिया ना, सुनिएगा आप लोग हिल जाइएगा। कहा ठीक है, मनुष्य अगर अच्छा है ना तो एक दिन के लिए, मात्र 24 घंटा के लिए पुलिस और कानून खत्म कर दो, फिर देखो मनुष्य कैसा है। मनुष्य के बारे में जानना चाहते हो ना, तो एक दिन 24 घंटा के लिए इस देश से कानून खत्म कर दो, पुलिस खत्म कर दो, बोल दो तुमको जो माने कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे, फिर देखिए मनुष्य कैसा है। पता चलेगा बेटी बहन दूसरा के धन संपत्ति लूट लेगा लोग कि नहीं लूट लेगा। या एगो टोड़क उलीट जाला ना, हम देख ले मानी एने तक से एगो कौन उठे चले 10 गोड़ा को पूरा गांव में लोग ले चल हटाओ ना, कहने के का हट होला कि ना होला। फिर दूसरा एग्जांपल दिया, हॉब्स इतना ही में नहीं माना, कहा हम पर प्रश्न कर रहे हैं, हम जो कह दिए गलत है। दूसरा एग्जांपल और उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि लोग घरों में ताला मारते हैं। क्यों मारते हैं? किसके डर से मारते हैं? चोरी के। चलिए घर में मारे कि पड़ोसी चोरा लेगा, उस घर में एक रूम है और उस रूम में मान लिया एगो भाई की पत्नी, दूसरे रूम में दूसरे भाई की पत्नी, तीसरे में तीसरे, जब उसकी पत्नी या वो लोग जाते हैं कहीं तो वो अपने रूम में ताला मारते हैं। वो किसके डरे मारते हैं? वो किसके डरे मारते हैं? अपन भौजाई के डरे कि भौजैया ना हाथ साफ कर लेंगे। सुनिए पहले, अभी रुकते जाइए, अभी रुकते जाइए। उस रूम के अंदर में एक बक्सा है, पेटी बोली ले, उस पेटी में ताला लगा, वो किसके डरे लगा हुआ है? अपने मर्द के डरे कि मर्दाना निकाल के लेके चल जाए। हॉब्स कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। डोंट कोड मी, नहीं विश्वास है पढ़िए जाइए, सब समझ में आएगा। तो बोला कि आप तो कह रहे हैं मनुष्य बहुत अच्छा है, बताइए ना। चारों तरफ ताला, मोबाइल में आपका लॉक है, किसके डरे?
एकरा डरे बताई साफ कोड पर कोड लागल वैसन कोड की कभी अपने भोर पर आ जाता। आपका मोबाइल आपके घर में आपके माता पिता भाई बंधु हैं, फिर लॉक किस लिए है? कहीं ना कहीं या तो आप चोर हैं, है कि नहीं है, या आप गलत हैं, आपको लग रहा है कि भाई मेरा गलती का पोल खोल ना हो जाए, तो फिर कैसे तो हॉब्स का ये विचार है, मेरा विचार नहीं है। हॉब्स कहता है मनुष्य बिल्कुल बाहियात है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या चीज चाहिए? सरकार चाहिए। हॉब्स के इस विचार को जो माना जो नहीं माना, सब देश में सरकार है। कोई भी राज्य बनने के लिए तीसरा तत्व तो क्या हो गया? हम फिर कह रहे हैं हॉब्स का विचार अधूरा है। हॉब्स में अगर राक्षसी प्रवृत्ति भी है तो उसमें अच्छाई भी है। मनुष्य में अगर राक्षसी प्रवृत्ति है तो उसमें अच्छाई भी है। हम ये नहीं कह रहे, इसीलिए तो मनुष्य भगवान नहीं है। अरिस्टोटल का स्टेटमेंट याद है कि मनुष्य ना तो भगवान है ना तो जानवर है, वो इंसान है, इंसाने बने रहने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग में क्या है? अच्छाई और बुराई दोनों का समावेश है, दोनों का समावेश है। तो कहिएगा सर किसी को गलत क्यों हो जाता है? तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हम लोग के अंदर में लोभ, लालच, मोह, माया, वासना, प्यार, दया भावना सब है। अब होता क्या है कि किसी को किसी एक गुण का प्रधानता होता है। जैसे हमारे अंदर मान लीजिए भावना ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे? सर बड़े भावुक आदमी है, इमोशनल आदमी है। ऐसा थोड़ी है कि मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है, मेरे अंदर नफरत नहीं है, मेरे अंदर गुस्सा नहीं है, मेरे अंदर भी है, लेकिन हमने क्या किया? उसको दबा दिया। उसको क्या किया? अपनी भावना से उसको दबा दिया। भावना है मेरा हेड है, सबके अंदर इस तरीके से भरा हुआ है, लेकिन कोई एक ऊपर होता है और जो होता है उसका पहचान उसी रूप में हो जाता है। कहते बड़ा लफुआ बात, मारपीट करो थे, है कि नहीं है? कोई बड़ा ईर्ष्यालु आदमी है, तो इससे थोड़ी है कि उसके अंदर ईर्ष्या है तो प्यार नहीं है। प्यार होगा, लेकिन प्यार क्या हो गया? दब गया। ईर्ष्या उसका क्या हो गया? प्रमुखता हो गया। तो इस तरह से इसीलिए भगवान में केवल अच्छाई होता है। भगवान का मतलब क्या हुआ? सिंपल, अच्छाई वाला। और राक्षस का मतलब क्या हुआ? बुराई। तो हम लोग इंसान हैं, हम लोग के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों है, इसको स्वीकार करना चाहिए। हॉब्स ने केवल एक पक्ष को देखा, केवल बुराई को देखा, हम लोग के अंदर के भगवान को उसने नहीं देखा। उसके बाद अलग मैटर है, छोड़ी। तो ओवरऑल हॉब्स के बारे में बताएं और प्रूफ करने का कोशिश किए कि राज्य के लिए तीसरा आवश्यक तत्व तो क्या होगा? अब सरकारें बना दीजिए और उसको शक्ति नहीं दीजिएगा। मैंने पुलिस है रोड पे, हम लोग पुलिस से क्यों डरते हैं? कभी सोचे? उसके वर्दी से डरते हैं ना, उसके लठिया से डरते हैं। चला दी कबो चला सकता, इतना हमनी के मन में रहेला, मार दी। अगर हुए करेगा मारे के शक्ति छीन लेवल जाओ तो बे रुको 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 क्या है? पड़ा चलते रहो। कौन ऊपर डरा था? क्यों डराई ओकरा से? तो उसको शक्ति तो देना पड़ेगा ना, और उसी शक्ति को कहते हैं संप्रभुता। उस शक्ति को क्या बोलते हैं? संप्रभुता। तो कोई भी क्षेत्र अगर राज्य बनेगा तो उसके लिए चार तत्व अगर नहीं है तो वो राज्य नहीं है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, संप्रभुता इसमें सबसे ईमान प्राण तत्व है। तो अगर ये तीन गो रहले रहे, संप्रभुता नहीं रहेगा ना, तो फिर वो राज्य नहीं बनेगा, क्योंकि संप्रभुता ही शक्ति है। संप्रभुता का परिभाषा ऑस्टिन ने दिया। ऑस्टिन विद्वान का नाम है। सबसे पहले बेस्ट परिभाषा किसने दिया था? ऑस्टिन नामक विद्वान ने दिया था। क्या दिया? आपको भी समझ में आ जाएगा। बड़े सरल शब्दों में लिखा कि गांव का कोई एक आदमी, गांव का कोई एक आदमी पूरे गांव की बात न माने, और उस आदमी एक आदमी का बात पूरा गांव के लोग प्यार से या डर से माने। प्यार से या डर से, सीधे लिखा। तो वह एकलौता आदमी क्या कहलाएगा? संप्रभु कहलाएगा। तो अगर आज भारत सरकार संप्रभु नहीं होता तो ये बताइए अमेरिका इससे जो चाहता करवा लेता कि नहीं? चाइना जो मन करे, भारत क्या करे? मेरा देश है, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगे, हमारा अगर इंटरेस्ट, हमारा अगर हित है तो हम ये काम करेंगे, नहीं तो तुम्हारे डराने धमकाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश के अंदर, ये तो देश के बाहर का बात है, देश के अंदर नक्सलाइट लोग को देखिए, उग्रवादी लोग को देखिए, उस उग्रवादी को ठंडा करता है कि नहीं सरकार? गोली चलवाता है कि नहीं? उग्रवादी क्या करता है? छुप के वार करता है। नक्सली क्या करता है? छुप के वार करता है। क्यों? क्योंकि वो संप्रभु नहीं है, जानता है वो गलत है, देश के संविधान कानून के विरुद्ध जा रहा है। जब वो देश के कानून संविधान के विरुद्ध जा रहा है तो यहां एक संप्रभु संपन्न सरकार है ना, वो सरकार उसको मरवा देगा। तो वैसी शक्ति जो
ना तो बाहरी शक्ति से डरे ना भीतर के शक्ति से डरे, वो अपने आप में क्या हो, सुपर पावर हो। तो वह उस शक्ति को क्या कहेंगे? तो हमारा देश कैसा है? तो सबसे पहले कहिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। क्या जवाब दीजिएगा? संप्रभुता का मतलब जाने, किसी भी क्षेत्र को राज्य बनने के लिए कितना तत्व चाहिए ये जाने ना। और संप्रभुता का एग्जैक्टली मतलब जान गए ना, सोवरेन बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। संप्रभुता का मतलब वैसी सर्वोच्च सत्ता जो किसी के अधीन ना हो बल्कि उसके अधीन उसके क्षेत्र के लोग हो। तो उस शक्ति को क्या कहिएगा? संप्रभु है। ठीक है, आज के लिए इतना, कल कंटिन्यू रहेगा। समझ में आ रहा है ना?